हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 26 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण दिवस आज है 26 नवंबर, संविधान दिवस। तो संविधान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान दिवस संविधान की याद में मनाया जाता है कि संविधान सभा ने किस प्रकार से किन किन चुनौतियों से गुजरते हुए देश का संविधान बनाया ही बनाया, और ये देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान बन करके तैयार हुआ है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को संभाल रहा है। तो आज संविधान दिवस है, ये बात याद रखना। कारण क्या है मैं आगे अभी बताऊंगा क्यों ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो सबसे पहले रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चंस का। कल हम लोगों ने पढ़ा था महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। एनसीसी ने 76वां अपना स्थापना दिवस मनाया और पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा में खोला गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अभी इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ये रिपोर्ट विश्व बैंक ने नई दिल्ली में लॉन्च की है। और अभी भारत ने दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है पहली बार। सोनी इंडिया ने एसीसी टूर्नामेंट का मीडिया राइट प्राप्त कर लिया है 2031 तक के लिए, 8 वर्षों के लिए। और अभी उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह लीड आईटी का 6वां वार्षिक शिखर सम्मेलन बाकू अजरबैजान में हुआ, वहीं पर जहां COP29 हुआ है अभी। इसके अलावा माली में अब्दुल्लाए मैगा को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इसरो ने ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है गगनयान मिशन के लिए। तो ये थे साथियों कल की वीडियो से टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिनका आपने वन लाइनर फॉर्मेट में किया है रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन क्विज पीडीएफ हमेशा की तरह आपको एमजेटी ऐप पर दी जाती है, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि मैंने शुरुआत ही की इसी से, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को साथियों 1949 में 1949 में भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान को अंगीकृत करवाया था। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करवाया था, मतलब बन करके पूरा कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर से लागू किया गया 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, लेकिन ये आत्मार्पित और रिसीव्ड, एक प्रकार से कहे कि बन करके तैयार हो जाना, ये 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर का दिन चुना गया संविधान दिवस के रूप में। तो इस बार और खास है क्योंकि इस बार 75वीं वर्षगांठ भारत मना रहा है। भारत के संविधान दिवस की शुरुआत 2015 से हुई है। और अब अगर भारत के संविधान की कुछ खूबियों की बात करें तो एक तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को संभाल रहा है। 22 भाग हैं, लेकिन अगर टोटल सब पार्ट्स वगैरह को भी मिलाकर बात करें तो 25 हो जाते हैं। 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। अब तक 106 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा इस बार हुई है। तो 2024 को ये भी याद रखना कि पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया गया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगी थी इस दिन, तो उसकी याद में मनाया गया है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीएम मोदी को एक और पुरस्कार मिला है। इनको दोस्तों अभी अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब इनके टोटल 20 सम्मान हो गए हैं, है ना? टोटल 20 पुरस्कार हो गए हैं वर्ल्ड लेवल पर। अभी इनको आपको याद होगा नाइजीरिया में, गुयाना का, बाराबाडोस का और एक डोमिनिक गणराज्य का, ये 4 पुरस्कार अभी दिए गए थे जब ये 3 देशों की यात्रा पर थे। और अभी एक और पुरस्कार मिल गया है। तो टोटल 20 विदेशी सम्मान ये पा चुके हैं। फिलहाल इनको ये पुरस्कार वाशिंगटन एडवेंट यूनिवर्सिटी और अमेरिका की इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन AIAM, ये दोनों ने मिल करके ये पुरस्कार दिया हुआ है। ठीक है, ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया। आप देख रहे होगे, ध्यान दिए होगे कि दुनिया इस समय बहुत सारे देशों के साथ युद्ध में भिड़ी हुई है। तो दुनिया यहाँ पर युद्ध की बात करती रहती है, वहीं पर भारत शांति, डेवलपमेंट और डायलॉग की बात करता है। भारत रूस यूक्रेन युद्ध के टर्म में भी ये हमेशा बोलता आया है कि ये केवल शांति वार्ता से ही बात सुलझ सकती है, लड़ाई झगड़े से बात नहीं बन सकती है। तो डेवलपमेंट,
डायलॉग, इन सबको पीस, ये सबको बढ़ावा दे रहा है भारत। इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने दोस्तों अभी एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, इस द्वीप पर अभी सबसे लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है भारत ने अब तक का। यह हाइपरसोनिक मिसाइल पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है। हालांकि ये क्वेश्चन कुछ दिन पुराना हो गया है, वीडियो मैंने काफ़ी पहले दी थी आपको, लगभग 6 दिन पहले, लेकिन ये डेली करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन छूट गया था, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको यहाँ पर भी लाना ज़रूरी है, क्योंकि डेली करंट अफेयर का कंटेंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे लोग इसी पर डिपेंड होते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लीजिए। जो लोग ट्रेनिंग टॉपिक वाली ये वीडियो देखे होंगे तो उनको तो अच्छे से समझ में आया ही होगा। यहाँ पर भी मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है और भारत के लिए क्या मायने हैं इसका परीक्षण करने के। तो आप ऐसे ही समझो कि ये सिर्फ अभी तक 5 कंट्री के पास ही टेक्नोलॉजी है, हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी। तो भारत अब हाइपरसोनिक क्लब में आ गया है, अमेरिका, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ में। अब हाइपरसोनिक मिसाइल की खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि इसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा होती है। 1 मैक मतलब क्या होता है? 1 मैक मतलब ध्वनि की स्पीड के बराबर, यानी जितनी तेज आवाज़ की स्पीड होती है, उस आवाज़ की, साउंड की अगर स्पीड के बराबर अगर स्पीड कोई प्राप्त कर लेता है तो उसे कहते हैं 1 मैक। अगर उसके 2 गुने के बराबर कोई स्पीड प्राप्त कर लेता है तब उसे कहते हैं 2 मैक। 3 गुने तो 3 मैक। तो यानी कि 5 मैक का मतलब ध्वनि की आवाज़ का 5 गुना। तो ये 5 मैक से अगर ऊपर की स्पीड हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट की, तब उसे कहते हैं कि वो हाइपरसोनिक स्पीड में आ गया है। ऐसे मैंने आपको इस वीडियो में वैसे बताया भी था डिटेल में कि अगर 1 मैक तक की स्पीड है तो वो होगा मोनोसोनिक, और अगर 1 मैक से लेकर 5 मैक के बीच की स्पीड है तब उसे कहेंगे सुपरसोनिक, और 5 मैक से ऊपर की अगर स्पीड है तब उसे कहेंगे हाइपरसोनिक। ठीक है, तो ये हाइपरसोनिक है। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी केवल गिने चुने देशों के पास ही है। 1500 किलोमीटर की इसकी रेंज होगी। डीआरडीओ ने बनाया है 480 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है। और खास बात यह है कि ये लो ट्रेजेक्टरी में भी जाएगा। तो लो ट्रेजेक्टरी में मतलब कि बहुत कम ऊंचाई पर ये उड़ सकता है, जिससे रडार को भी चकमा दे सकता है। तो ये खास बात थी, इस वजह से ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं, यह तो आप जानते ही होंगे, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, एक और जरूरी बात, देखिए आपके रेलवे के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। एएलपी से स्टार्टिंग है, एएलपी का एग्जाम चलना शुरू हो चुका है, और हमारी टीम ने काफ़ी दिनों से लगातार मेहनत करके एक ई बुक तैयार करी हुई है, राफेल स्टैटिक जीके का 2.0 वर्जन। जी हाँ, इसका नया संस्करण आ चुका है, और इस नए संस्करण में और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट है। जो राफेल जेट की स्ट्रेटेजी जीके की बुक से पढ़ रहे थे ई बुक से अपने, तो उनको अब और बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा 2.0 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लगभग आप समझ लीजिए 70% कंटेंट बढ़ाया गया है, 70% आपका और भी मटेरियल इंक्रीज किया गया है और सटीक करने के लिए, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी में बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल कर के आए। तो ये ई बुक आप आज प्राप्त कर पाओगे, आज दिन भर में ये लॉन्च हो जाएगी। अभी नहीं लॉन्च हुआ है, अभी थोड़ा सा इसमें फाइनल टच देना बाकी है, लेकिन ये अगर कंप्लीट हो जाती है आज दिन में, तो आज दिन में ये लॉन्च हो जाएगी। आप एमजेटी ऐप से इसे प्राप्त कर पाओगे, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हो जानकारी कि सर ये ई बुक अभी आई कि नहीं आई। आज दिन भर में ये लॉन्च हो जाएगी। तो चलिए, एमजेटी ऐप पर आप इसे प्राप्त करोगे। एमजेटी ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो भाई हर बार हिस्ट्री ही बनती जा रही है। पिछली बार मिशेल स्टार्क जो है वो बने थे सबसे महंगे खिलाड़ी, इस बार ऋषभ पंत। अच्छी खबर यही रही कि ये भारतीय हैं और भारतीयों को सबसे महंगा खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया है। फिलहाल ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है 27 करोड़ में। सोचो, 27 करोड़ में इनको खरीदा गया है, और अगर 14 ही मैच खेलते हैं, मतलब कि अगर क्वालिफाई नहीं कर पाती है टीम, 14 मैच खेलती है, तो समझ लो कि हर एक मैच के लगभग 2 करोड़ रुपए इनको मिल रहे हैं। फिलहाल ऋषभ पंत आईपीएल की नीलामी के इतिहास रच दिए हैं सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी के रूप में। दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर बने, इनको पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा है। श्रेयस अय्यर को इतना महंगा क्यों? क्योंकि पिछली बार केकेआर जीती थी ना, केकेआर इन्हीं की कप्तानी में जीती थी ट्रॉफी। पिछली बार की चैंपियन केकेआर ही है। तो फिलहाल श्रेयस अय्यर तो थे ही, अब उनको अभी रिकॉर्ड ऋषभ पंत ने तोड़ दिया है। तो
IPL 2025 का आयोजन 14 मार्च से शुरू हो रहा है, 25 मई तक चलेगा। 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी, T20 फॉर्मेट में ये होता है। अब तक सबसे ज़्यादा सक्सेस टीम रही है चेन्नई सुपर किंग 5 ट्रॉफी के साथ, और दूसरी सबसे सक्सेस टीम रही है मुंबई इंडियंस, ये भी 5 ट्रॉफी है लेकिन ज़्यादा मैचेस में है। अगला, झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन राज्य के कौन सेवें सीएम बनेंगे? तो झारखंड विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ, और झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर के आए, 34 सीटें जीती, लेकिन अकेले सरकार बना नहीं सकती थी। इंडिया गठबंधन का इनको सहारा लेना पड़ा। इंडिया अलायंस के साथ ये फिर से गवर्नमेंट में आ रहे हैं पिछली बार की तरह, और इस बार ये 14वें सीएम के रूप में यहाँ पर शपथ लेने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, ठीक है ना। तो ये शपथ लेंगे 28 नवंबर को, 14वें मुख्यमंत्री होंगे और चौथी बार ये शपथ ले रहे होंगे, यानी हेमंत सोरेन सीएम के रूप में चौथी बार शपथ लेंगे। एक बार तो ये बीच में जेल गए थे तो इस्तीफा दे दिए थे, फिर आए थे तो दोबारा ये शपथ लिए थे। तो 28 नवंबर को इनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इंडिया गठबंधन ने अगर बात करें तो टोटल 56 सीटें जीती थी, जिसमें से 34 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा की थी, यानी हेमंत सोरेन वाली पार्टी की थी। बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी 21 सीटें के साथ। टोटल 81 सीटें हैं। कल ही मैंने इसके बारे में आपको बताया ही था, मैंने आपको ये दिखाया था आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। 81 सीटों में 34 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 21 बीजेपी और कांग्रेस 16, इसके अलावा आरजेडी 4, फिर अलग अलग अदर पार्टियों ने जीते हैं। तो टोटल 81 सीटें हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला, आर्मेनिया में आयोजित 37वीं CISM विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? मैं आपको कहूंगा आज जो लेट हुई है ना वीडियो, उसके पीछे यही क्वेश्चन है कारण। इस क्वेश्चन का आप ढूंढ डालोगे, कहीं आर्टिकल ही नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप पूरा इंटरनेट छान डालो, ये सबसे ज्यादा टाइम खाया, ये समझ लो 30 से 35 मिनट खा गया इसका एक्सप्लेनेशन लिखने में। इतना ज्यादा ये मतलब पेचीदा क्वेश्चन था। फिलहाल ये मिला कहाँ, फिर हमको मिला जाकर ट्विटर पर। ट्विटर पर मिलिट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ये जानकारी मिली कि भारत ने CISM विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते। तो टोटल 7 मेडल आए हैं, है ना। ये चैंपियनशिप चल तो रही है लेकिन कोई इंफॉर्मेशन, कोई न्यूज एजेंसी इसको कवर ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों। तो फिलहाल ये सैन्य कुश्ती है। देखो, विश्व सैन्य कुश्ती चैंपियनशिप में सेनाओं की द्वारा जो खिलाड़ी होते हैं सेना में, वो जाते हैं। तो जैसे जैसे कोई सूबेदार होगा, कोई कर्नल होगा, कोई हवलदार होगा, ये सब जो है जा करके पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार वाला एक और बात थी खास होने का, इस बार भारत ने पहली बार महिलाओं की टीम भी भेजी थी, यानी पहली बार भारत की महिलाएं भी इसमें हिस्सा ली थी। तो भारत ने टोटल 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल जीते हुए हैं CISM 37वीं वर्ल्ड मिलिट्री रेसलिंग चैंपियनशिप में। 37वां संस्करण है, ये बात ध्यान रखना। 18 नवंबर से 24 नवंबर तक आर्मेनिया में आयोजित किया गया। रितिका हुडा 76 किलोग्राम में, ज्योति सेहाग 55 किलोग्राम में, जयदीप 74 किलोग्राम में गोल्ड जीते हैं। हाल ही में किसने साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार मिला है दोस्तों गुलजार साहब को। गुलजार साहब को आज तक के द्वारा ये आयोजित किया गया, ये पुरस्कार दिया गया। आज तक मैं जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इंडिया टुडे वाला आज तक, है ना। इंडिया टुडे या कहें आज तक के द्वारा साहित्य जागृति लाइफ टाइम अचीवमेंट का आयोजन किया गया और ये पुरस्कार इनको दिया गया। गुलजार साहब का असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, ज्ञानपीठ वाला जब क्वेश्चन बताया था मैंने, उसी टाइम बताया था कि संपूर्ण सिंह कालरा इनका पूरा नाम है, रियल नेम है। तो इनको गुलजार के नाम से जाना जाता है। इनको और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, इन दोनों को वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ भी मिला है। ये पॉइंट याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन तो याद ही रखोगे आप, ये लाइन भी याद रखना। बाकी और भी पुरस्कार दिए गए हैं छोटे मोटे, तो इनको आपको मन होगा तो देख लो, वरना इसको पूछा तो नहीं जाना है, ठीक है। आज तक के द्वारा आयोजित किया गया था और द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया है। अगला, किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला कर दिया गया? तो करीमगंज जिला ये पड़ता था असम में, इसका नाम अब श्रीभूमि जिला होगा। तो करीमगंज नगर और करीमगंज जिला दोनों का नाम बदल दिया गया है। किसने बदला है? असम की सरकार ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, ये करीमगंज नाम इसलिए बदले हैं क्योंकि इनका कहना यह है कि कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं, इस क्षेत्र को श्री भूमि के रूप में, माँ लक्ष्मी की भूमि के रूप में
100 साल पहले ही वर्णित कर चुके हैं अपने लेख में, तो इसलिए इसे श्री भूमि ही कहा जाए। तो स्थानीय गर्व और पहचान को मजबूत करना ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य से ये नाम बदला गया है। अगला, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहां पर राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं शुरू किया? तो केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने अभी राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, अब कोई बहाना नहीं। ये शुरू किया है नई दिल्ली में। क्यों शुरू किया गया है? विमेन एम्पावरमेंट के लिए और विमेन सेफ्टी के लिए। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं ही, तो इन्होंने लिंग आधारित जो हिंसा होती है उसको खत्म करने के लिए ये अभियान शुरू किया है। दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई है। इसमें यूनाइटेड नेशन की विमेन संस्था भी शामिल है। हर साल आपको पता होगा 25 नवंबर को दुनिया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो इस बार भी मनाया गया। अगला, हाल ही में किसको अरुणाचल रंग महोत्सव के लिए महोत्सव राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल रंग महोत्सव के लिए महोत्सव राजदूत या कहें कि फेस्टिवल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, अरुणाचल रंग महोत्सव पंकज त्रिपाठी अपॉइंटेड एज द फेस्टिवल एम्बेसडर। ये जा करके उसको प्रमोट करेंगे। अरुणाचल रंग महोत्सव दोस्तों ये उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव है। अगर एशिया का सबसे बड़ा थिएटर उत्सव पूछा जाए तो आप बताएंगे बाली यात्रा। बाली यात्रा भी कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना, ये एशिया का सबसे बड़ा है ना, एशिया का सबसे बड़ा है। और उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा तो आप अरुणाचल रंग महोत्सव बताएंगे। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और इसमें भारत के और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे कलाकार, एक्टर, एक्ट्रेसेस शामिल होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत दिनों के बाद आया है, तो आइए देख लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर राजधानी है, पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक जी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क है और कमलांग टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व भी है। ये तीनों पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखेंगे, पक्के टाइगर रिजर्व भी पूछा जाता है। इसके अलावा बुइया छालो लोक नृत्य है, 28 जिले हैं, 60 विधानसभा में, 2 लोकसभा में, 1 राज्यसभा में सीट है। बोमडिला, यांगयाप और दिफू, ये 3 दर्रा भी पूछा गया है कई बार। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और हाँ, ई बुक आज जब लॉन्च हो जाएगी तो अनाउंस कराया जाएगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पर, तो आप ज्वाइन करके रखो, और आप जैसे ही आए ई बुक उसे परचेज कर लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा ग्राफिकल इस बार बनाई गई है ई बुक। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें, 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये वियंतियाने लाओस में आयोजित की गई। सूर्य किरण अभ्यास भारत किसके साथ करता है? तो नेपाल के साथ करता है। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स का मोटो क्या है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में शामिल सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? ये भी बता दीजिए कमेंट करके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।